में कोर्ट में हुआ क्या? हालात नॉर्मल नहीं थे। बुशरा बीबी और इमरान खान क्या कर रहे थे, कुछ अंदर से आ गया है। कल रात इमरान खान साहब क्या करते रहे, किस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, और आज उन्होंने अपने वुकला के साथ क्या किया, स्पेशली एक वकील के साथ, और साथ आपको यह भी बताएंगे कि उन्होंने मीडिया के साथ क्या किया। तो ये डिटेल स्टोरी जानिएगा, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। ट्वीट भी उन्होंने कर दिया है और वो शहादत को भी तैयार हैं। मामलात बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये ऐसी स्टोरी है और हमारी मेन स्टोरी है कि आपको एंड तक बांध के रखेगी। अगली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो ये है जी कि केपीके कहता है कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन वफाक की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, पूरी पर्चियां दे दी गई हैं कि इतने पैसे हमने तो आपको दिए थे। और वो हैरान कुन खबर है कि इतने पैसे लेने के बावजूद केपीके ये कैसे कह रहा है कि हमें तो पैसे दिए ही नहीं वफाक ने। ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी, अमीर लोगों के शौक कैसे होते हैं, अमीर लोगों के गिफ्ट किस तरह के होते हैं। अंबानी साहब के बेटे ने ऐसा एक गिफ्ट दे दिया जो कि मैं और आप या कोई भी एक मिडिल क्लास जो आदमी है वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जरूर सुनिएगा ये गिफ्ट क्या है और ये उन्होंने किसको दिया। फिर आपको ये बताएंगे जी, जुनेद सफदर साहब जो मरियम नवाज के साहबजादे हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये भी आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव खबर होगी। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इसराइल दोबारा अटैक करने जा रहा है ईरान पे। ईरान तैयार है या नहीं है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये अटैक तकरीबन कंफर्म है। और खैर बाकी स्टोरी में ही आपको बता देंगे कि ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। खबर बहुत ही अथेंटिक है। लेकिन सबसे पहली खबर जो हमारी इमरान खान साहब के हवाले से है उसे शुरू करते हैं। सवाल की बजाय चोर साहब से मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पूरी स्टोरी ही बता दें कि आखिर हुआ क्या। अच्छा। एक तो इमरान खान साहब को ज़ाहिर है एक और सज़ा हो गई, और ज़ाहिर है जब भी किसी शख्स को सज़ा हो तो उदास होना चाहिए बजाय इसके कि खुशी मनाए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर आपका दुश्मन भी हो तो उसके जो डिज़ास्टर है, उसकी जो तकलीफ़ है, उसके ऊपर आपको खुशी मनानी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पे बहुत खुशियाँ मना रही है। हम्म। लेकिन यही पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि आज से 2 ढाई साल पहले इनके साथ भी यही कुछ हो रहा था। ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि 2030 में दोबारा इनके साथ यही हो रहा होगा, क्योंकि ये एक म्यूज़िकल चेयर है, जिसके अंदर हम्म। कभी आपको बैठना पड़ता है, कभी आपको उठना पड़ता है। हम्म। क्योंकि सिस्टम इस टाइप का है कि आप या इक़्तिदार में होते हैं, या फिर आप अडयाला जेल होते हैं, या फिर आप लंदन भाग जाते हैं। इसके ठीक अलावा है। आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। अच्छा। तो 3 ही डेस्टिनेशंस हैं आपके पास। हम्म। आप इक़्तिदार में रहें हम्म। और कुर्सी पे बैठें और कॉरिडोर्स के अंदर वही फैसले करें जो पिछला प्राइम मिनिस्टर कर रहा था। और उसके बाद यूं ही आपका टेन्योर खत्म हो तो आपको एफआईए गिरफ्तार कर ले, नैब का केस बन जाए और अडयाला जेल आपको पहुंचा दिया जाए। हम्म। और अगर वो आप नहीं होता आपके साथ, तो आप इमीडिएटली यहाँ से भाग जाए और अच्छा। फिर बाल लंदन में बैठे हैं जो सब सबसे पहले तो अडयाला जेल को रेनोवेट करवाना चाहिए हर प्राइम मिनिस्टर को, कि आप। कल को जाना पड़ जाए। अल्टीमेटली उन्हें वहीं जाना पड़ता है, तो लेकिन वो समझते हैं कि शायद मेरे साथ एक रायत बरती जाएगी। हम्म। अब तो ये मामला और फैल गया हुआ है, इसमें तो जनरल फैज़ से एक किरदार जो है ना वो भी अब आ गए हुए हैं हम्म। दरमियान में। तो ये मामला बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जनरल फैज़ मीर साहब के लिए मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हम्म। वो पंजाब जो जेल खाना जाते हैं उनकी कस्टडी में अच्छा। इस वक्त। हाँ जी। उन्हें वहाँ से आर्मी के पास थे, वो फौज के पास, लेकिन उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया है। और अब एक खसूसी जेल बनी थी जो उसके बारे में कहा जाता था कि शायद इसमें इमरान खान साहब को ठहराया जाता है, कंटोनमेंट के बिल्कुल साथ है वो। हम्म। एक नई जेल बनी थी, तो जनरल फैज़ हमीद साहब को उस जेल में भिजवा दिया गया। अब वो उस जेल के अंदर बंद है, और सिर्फ ये अकेले बंद नहीं है, वहाँ पे और भी कैदी हैं। तो पूरी अच्छा। प्रॉपर जेल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर एक ही कैदी धंधनाता फिर रहा है, बल्कि उसके हम्म। अंदर और भी कैदी हैं। अब मैं ठीक जो है। बाकी कैदी हैं उनकी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता सर, हम्म। लेकिन वो प्रॉपर जेल है जिसे नोटिफाई किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अब वो ओके। पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में है, ठीक है। जनरल फैज़ हमीद साहब। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब जो हैं वो, उन्हें कल रात, यानी आप समझो कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, उन्हें उठा के बताया गया जी कि सुबह आपका फैसला होना है। तो ठीक है। इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जिसको कहते हैं। तो एक आध घंटे की परेशानी के बाद फिर उन्होंने दोबारा स्टाफ को बुलाया, जेल स्टाफ को, और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे नींद की गोली चाहिए। हम्म। तो फिर उन्हें एक नींद की गोली दी गई, जिससे वो बमुश्किल जो है, बड़ी बेआराम किस्म की नींद उन्हें आई, और उसके बाद वो सो गए। हम्म। सुबह उठे, उन्होंने नमाज फ़जर अदा की, और उसके बाद वो तैयार हुए, कपड़े-शपड़े उन्होंने पहने, और उसके बाद 9 बजे वो अदालत पहुँच गए, क्योंकि जज साहब ने 9 बजे आना था। ठीक है। और जज साहब जो थे वो शाहरुख साहब जो हैं, वो 9 बजे पहुँच गए, जज साहब ही शाहरुख अर्जुमंद साहब। हम्म। तो वो वहाँ पे पहुँचे, और जो एक जेल है, वो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जेल के अंदर जो कोर्ट रूम है, उस कोर्ट रूम के पीछे एक रेस्ट हाउस भी है, हम्म। एक जिसके अंदर वो रेस्ट करते हैं। हम्म। रिटायरिंग रूम आप कह सकते हैं, जो अमूमन ठीक है। जो होता है। हम्म।
तो वहाँ पे जाके जज साहब बैठ के और वकला का इंतज़ार करने लगे। तो वकला का वो 10 बज के 8 मिनट तक इंतज़ार करते रहे, 1 घंटा इंतज़ार करते रहे। इस दौरान इमरान खान साहब आए और साथ ही बुशरा बीबी आई और ये दोनों आके ना जो पीछे वाले बेंच है ना वहाँ जाके बैठ गए। और वहाँ जाके बैठ के और उसके बाद जब लोग अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने मंजर देखा कि इमरान खान साहब सोफे पे बैठे हुए हैं और बुशरा बीवी जो है उनका सर ना इमरान खान साहब के दिल के ऊपर है और उन्होंने इमरान खान साहब अपना हाथ जो है इमरान खान साहब की यहाँ पेट के ऊपर रखा हुआ है। तो एक बड़ा उदास सा माहौल था और पहली मर्तबा लोगों ने देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा उदास भी, इनके चेहरे पे बाकायदा उदासी नजर आई दूर से। लेकिन ज़ाहिर है एक ट्रेजेडी है, एक आदमी प्राइम मिनिस्टर था और पूरी ज़िंदगी उसने बड़ी शोहरत इज़्ज़त के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी। हर जगह पे इमरान खान, इमरान खान। तो अब वो एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रहा है जिसके अंदर अब ज़ाहिर है वो जेल के अंदर भी है और वो भी और उनकी अहलिया भी जेल के अंदर है और फिर केस के ऊपर केस और फिर फ़ैसलों के ऊपर फ़ैसले। तो वो वहाँ पे इमरान खान साहब और दोनों बैठे हुए थे और दोनों बहुत ज़्यादा उदास थे, हर आदमी ने देखा। ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से 3 लोग वहाँ पे पहुँचे। एक उमैर मजीद साहब हैं, ये प्रोसिक्यूटर हैं और ये वहाँ पे पहुँच गए। फिर इनके साथ अफजल खान नियाज़ी हैं, ये डायरेक्टर हैं एफआईए के अंदर जो इस केस को वो भी देख रहे थे, वो वहाँ पे पहुँच गए। फिर वहाँ पे एक शम्स गोंदल है, जो एसएचओ हैं एफआईए के, वो भी वहाँ पे पहुँच गए क्योंकि ठीक है। केस जो है नैब का और एफआईए का था। हम्म। तो ये लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। अच्छा, उसके बाद इस तरह हुआ कि अब इमरान खान साहब के जो वकला थे उनमें से कोई शख्स नहीं आया। अचानक फिर वहाँ पे एक इनके वकील हैं अरशद तबरेज़ साहब। ये अरशद तबरेज़ साहब जो पहले हाई कोर्ट के जज भी रहे और उसके बाद रिटायर होके अब ये वकालत करते हैं और ये बुज़ुर्ग आदमी हैं। और ये बुज़ुर्ग आदमी ऐसे है कि इनको सुनाई ज़रा कम देता है। लेकिन ये वकील बड़े ज़बरदस्त है और ये बुशरा बीबी के वकील थे। और इस सारा केस जो तोशाखाना 2 का है, उसके अंदर जो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन है, वो अरशद तबरेज़ साहब ने की है। तबरेज़ साहब की, और ठीक है। दूसरी जो वकील हैं, वो इमरान खान साहब के वो कोसैन फैसल मुफ्ती साहब हैं। कोसैन फैसल मुफ्ती साहब। ठीक है। तो इमरान खान साहब का केस उन्होंने लड़ा है। हम्म। तो जब भी कोई गवाह पेश होता था तो ये दोनों उसके ऊपर जिरा करते थे या उसके ऊपर अरशद तबरेज़ साहब करते थे और जब अरशद तबरेज़ साहब की जिरा ख़त्म होती थी फिर उसके बाद कोसैन साहब मुफ्ती साहब जो थे वो जिरा करते थे या फिर पहले कोसैन मुफ्ती साहब जिरा करते थे और उसके बाद फिर अरशद तबरेज़ साहब जिरा दोनों करते अलग थे। अलग दोनों करते थे। दोनों दोनों ठीक है। क्योंकि दोनों वकील थे दोनों। और इनके जो सीनियर वकील हैं वो सलमान सफदर साहब हैं। तो इमरान खान साहब के जितने भी केस हैं वो सलमान सफदर साहब ने लड़े। तो सलमान सफदर साहब भी वहाँ पे मौजूद होते थे लेकिन ये 2 मेन वकील थे दोनों के। तो फिर थोड़ी देर बाद जो अरशद तबरेज़ साहब है वो आ गए। वो आ गए और जो ही वो आए तो उसके साथ ही जो जज साहब है वो भी कोर्ट रूम में आ गए। और जज साहब आते ही उन्होंने पूछा कि वकला आ गए? तो वो जो इस साइड से गवर्नमेंट के वकील हैं जैसे उमैर मजीद है, ये गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्होंने कहा जी हाँ जी वकील आ गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान ये मुल्ज़मान की तरफ से वकील कौन है? तो अरशद तबरेज़ साहब ने कहा जी मैं हाज़िर हो गया, मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद जज साहब ने दाएँ-बाएँ देखा और दाएँ-बाएँ देखने के बाद फ़ौरी तौर पे उन्होंने अपना फ़ैसला निकाला और फ़ैसला निकाल के क्योंकि वो जो कोर्ट के स्टाफ होता है ना, वो अब एक फ़ाइल रखता है उनके सामने, ठीक जज है। साहब के सामने और वो फ़ाइल उनके सामने रखी गई। उन्होंने खोला और शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने सुना दिया और शॉर्ट ऑर्डर जो ना 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं था। उसके ठीक अंदर है। उन्होंने सुना दिया कि 14 साल कैद है और फिर उसके बाद मज़ीद उन्होंने कहा कि जुर्माना। जुर्माना 10 साल कैद पहले और 7 साल कैद दोबारा और उसके बाद 2 जराइम थे ना जी। जी। और साथ उन्होंने कहा जी कि 1 करोड़ 64 लाख के करीब जो है दोनों को उसके साथ भी है और अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते तो फिर 6-6 महीने और कैद। अच्छा, उन्होंने जब ये फैसला सुनाने लगे जज साहब तो उन्होंने वकील साहब से पूछा था कि मुल्ज़मान कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वो पीछे बैठे हुए हैं। तो जज साहब ने उनको देखा कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जज साहब ने उनको नहीं बुलाया कि आप आगे आएँ, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कहा जी वकील यहाँ पे मौजूद है तो बात खत्म। ये जो एक मैं थोड़ा समझने के लिए बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अरशद तबरेज़ साहब जब आए तो इमरान खान साहब पीछे बैठे थे और बुशरा पीछे बीबी बैठे पीछे थी। और बुशरा बीवी दोनों पीछे ये बैठे। उन्हें ये पूछे बगैर सीधा आ गए। आखिरी सफ में बैठे हुए थे, सीधे आ गए। ये दरवाज़ा खुला ठीक और है। ये सीधे जो थे ना चले गए रोस्ट रूम के सामने और जहाँ पे इमरान खान साहब की नॉलेज के बगैर। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से बिल्कुल नहीं मिले। उन्होंने पूछा ही नहीं कि मैं यहाँ बात करूँ या ना करूँ, ठीक है? तो ठीक ये है। सीधे वहाँ चले गए और उसी असना में ना जज साहब भी आ गए। यानी आप समझें कि बस चंद सेकंड का फ़र्क था। और जज साहब ने आते ही पूछ लिया कि जी वकील आ गए हैं? तो जो गवर्नमेंट की साइड है उन्होंने कहा जी हाँ जी वकील मौजूद हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी वो पीछे बैठे हुए हैं। लिहाज़ा मुल्ज़मान का होना और वकील का होना फ़ैसले के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ज़रूरी है। ओके। तो उसके साथ ही उन्होंने फ़ाइल खोली
और फाइल खोल के उन्होंने फैसला सुना दिया। फैसला सुनाने के बाद जज साहब उठे और उठ के उन्होंने बाहर दरवाज़ा खोला, निकल गए। हम्म। और जब वो जा रहे थे तो ड्योढ़ी की तरफ जब गए, तो जज साहब जब भी आते हैं या जाते हैं तो फुल ड्योढ़ी खोली जाती है। वैसे पूरी जो ड्योढ़ी होती है ना, ड्योढ़ी के अंदर जो बड़ा दरवाज़ा होता है, फाटक जी होता है, जी। जिसको कहते हैं फाटक। उस फाटक के साथ एक छोटा फाटक होता है, छोटा दरवाज़ा होता है। ठीक है। तो वो अमूमन जो है, जब कोई शख्स आ रहा हो तो जा रहा हो तो छोटा फाटक खुलता है। लेकिन जब जज साहब आते हैं तो बड़ा फाटक खुलता है, जब जब जज साहब वापस जा रहे होते हैं तो फिर बड़ा फाटक खुलता है। हम्म। तो जब ये जा रहे थे तो बड़ा फाटक खुल गया, और इसी दौरान सलमान सफदर साहब सामने से आ रहे थे। तो सलमान सफदर साहब ने जज साहब को सलाम किया। सलाम करने के बाद पूछा, सर क्या मैं आ गया हूँ, आप बताएं। तो जज साहब ने कहा, मैंने फैसला सुना दिया, शार्ट ऑर्डर मैंने सुना दिए, अंदर मौजूद है आपका असिस्टेंट, आपका वकील जो है वो है, तो आप उससे जाके ऑर्डर ले लें। तो हम्म। सलमान सफदर साहब ने पूछा, जी कि क्या ऑर्डर है। तो जज साहब ने वहाँ खड़े खड़े उनको ऑर्डर बताया, और उसके बाद जज साहब जो थे वो निकल गए जेल से। सलमान सफदर साहब जब कमरे में के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी जो थी, दोनों बहुत उदास बैठे हुए थे। इमरान खान साहब जो थे वो अरशद तबरेज़ साहब से पूछ रहे थे कि बताएं क्या फ़ैसला हुआ। अरशद तबरेज़ साहब उनको एलैबोरेट कर रहे थे, और जो ही सलमान सफदर साहब अंदर दाखिल हुए तो वो इमरान खान साहब चढ़ दौड़े उनके ऊपर कि आप लोग लेट क्यों आए हैं, और क्या हुआ है, ये क्या फ़ैसला हुआ है, क्या हो। और रंग सुर हो इमरान खान साहब का। साथ ही बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा नाराज़, तो बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से कहा कि पूछो इससे कि लेट क्यों आया ये। हम्म। तो इमरान खान साहब ने उससे पूछा कि आप लेट क्यों आए हैं। तो हम्म। उसने कहा, जी वो ट्रैफिक ब्लॉक थी और अंदर आना बड़ा मसला होता है, मैं लेकिन बहरहाल पहुंच गया। तो साथ ही इमरान खान साहब ने पूछा कि ये बताओ कि मेरी मर्जी के बगैर ये वकील आगे क्यों गया, जब मैंने कहा हुआ है कि हम्म। जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई वकील जज के सामने पेश नहीं होगा। ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का तरीकाकार है, ये जितना अरसा केस चलते रहे ना, ये हम्म। हमेशा आके वहाँ पे शोर करते थे और वकला से कहते थे कि आपने मुझसे पूछ के अपीयर होना है। और अगर इमरान खान साहब इजाज़त नहीं देते थे तो वकील वहाँ से वापस चले जाते थे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि मेरे पूछे बगैर आप लोग कैसे जज के सामने पेश होगे, और फिर ये अरशद तबरेज़ ने वहाँ पे साइन क्यों किया फैसले पे, इसको हम्म। साइन नहीं करना चाहिए था। अब वो सलमान सफदर साहब बड़ा थोड़े से परेशान भी हो गए कि ये क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा थिएटर लगा दिया उन्होंने। हम्म। लेकिन बहरहाल जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने पहली मर्तबा इमरान खान को मायूस भी देखा हम्म। है, दुखी भी देखा है, और साथ गुस्से में भी देखा है। और साथ बुशरा बीबी जो है ना, वो भी दुखी और उदास और साथ गुस्से में। हम्म। तो तीनों जज्बात जो थे वो पहली मर्तबा लोगों ने देखे। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जो है ना अब गमज़दा हो रहे हैं। अब उनको ये फ़ील हो रहा है कि मामला उनके हाथ से निकल गया हुआ है। क्योंकि ठीक है। उनका ख़्याल ये था कि कोई ना कोई गैबी मदद आएगी हम्म। और मैं जेल से निकल जाऊँगा। हम्म। लेकिन अब उन्हें गैबी मदद जो है ना वो आती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे एहलकार थे उनको कहा कि आप बाहर निकल जाओ। और साथ जो 2 रिपोर्टर थे वहाँ पे खड़े हुए, उनको भी कहा कि आप भी लोग यहाँ से निकलें। हम्म। तो वो सारे बाहर चले गए। अब वहाँ पे जो जेल के अंदर जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर सिर्फ़ 4 लोग रह गए। हम्म। इसमें एक इमरान खान साहब रह गए, दूसरे बुशरा बीबी रह गई, हम्म। तीसरे सलमान सफदर साहब रह गए, और तीसरे अरशद तबरेज़ साहब रह गए। और जो हम्म। बाकी गवर्नमेंट की साइड से वो जो लोग थे वो चुप करके साइड पे खड़े रहे कोने में। ठीक है। वो आगे नहीं बढ़े, उनको हम्म। खतरा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब हाथापाई शुरू कर दें। हम्म। तो बहरहाल उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने इन दोनों वकीलों को बड़ा लताड़ा। हम्म। और जो कुछ इन वकीलों ने बाहर आके बताया वो भी बड़ा खौफनाक है कि हम्म। इमरान खान साहब ने लत्ते ले लिए पूरी पार्टी के और इनके, कि ठीक आप है। लोग होते क्या हैं, आप लोगों ने मुझे मरवा दिया, आप लोग मुझे बर्बाद करना चाहते थे, आप लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। और साथ उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। फिर उसके बाद सलमान सफदर साहब को उन्होंने बहुत सारे पैगाम दिए। और ये जो पूरी ट्वीट्स चल रही है ना इस वक्त सारी की सारी, वो हम्म। सारी ट्वीट्स जो है ना वो सलमान सफदर साहब ने बाहर आके पार्टी को बताया, हम्म। और पार्टी ने फिर उसको अब ट्वीट की फॉर्म में पूरे पाकिस्तान के सामने रख दिया। ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपके सामने, मैं आगे जब आप ट्वीट्स पे बात करेंगे तो हम्म। मैं वो आपको फिर बताता जाऊँगा। तो ये है जी सारी सूरत-ए-हाल। और बस। उसके अंदर मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब ख़ासे परेशान थे कल, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। चलिए आप चौधरी साहब ट्वीट पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा एलैबोरेशन देते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा है मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। ये सलमान सफदर साहब के ज़रिए उन्होंने मैसेज दिया है कि मैं शहादत के लिए तैयार हूँ, और ये जद्दोजहद जो है ना इबादत है, हुँ। और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और हुँ। मुल्क में आसम लॉ चल रहा है। हुँ। बार-बार जनरल आसिम मुनीर साहब का बात करते ज़िक्र करते हैं, वो कहते हैं जी कि मैं फ़ौज के ऊपर एतराज़ नहीं करता, फ़ौज मेरी भी है और उसके लिए जान भी कुर्बान है और फ़ौज ज़िंदाबाद है।
लेकिन एक शख्स जो है ना आसिम मुनीर, उसके ऊपर मैं तनकीद करता हूँ, वो पूरी फ़ौज नहीं है। तो कल भी ठीक है। उन्होंने ये बात की। अच्छा चलें, मुझे ये बता दें जोश साहब, अगर पूरी फौज नहीं है ये, तो इन्होंने महरंग बलोच का आज फिर जिक्र किया कि उसके साथ भी ज्यादती हो रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी किया, अपनी बहनों का भी किया। ये महरंग बलोच को शामिल किया जा रहा है, और ये वो खातून है कि जो हमारे फौजी जवान जो शहीद होते हैं, मतलब वो इनके जैसे कहते हैं ना, BLA के रवाबित हैं सारे इसके साथ, और इस खातून को अपने साथ लेके चलना, इमरान खान साहब भी ये फौज की मेरा घुन ख़्याल है चलाते इमरान हैं। खान साहब ज़िच करते हैं फ़ौज को, हर वो एलिमेंट, हर वो चीज़ जिसको फ़ौज पसंद नहीं करती, ये हम्म। हमेशा उसका ज़िक्र करके सबको ज़िच करने की या ब्लैकमेल करने की या कॉर्नर करने की या तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। तो मारंग हम्म। बलोच का नाम उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया, जबकि उन्हें यास्मीन राशिद साहिबा का नाम इस्तेमाल किया काफ़ी था। हम्म। इनकी अपनी बहनों का नाम इस्तेमाल हुआ, ठीक था। हम्म। बुशरा बीवी का उन्होंने कहा कि मेरे बोगस में उसको तकलीफ़ दी जा रही है, ये भी बात ठीक थी। हाँ जी। लेकिन मारंग बलोच का ज़िक्र करके इमरान खान साहब ने दोबारा मेरा ख़्याल है अच्छा सर। अपने लिए मसाइल पैदा कर दिए। दूसरा, अगर हम्म। मारंग बलोच साहिबा से अगर इनको इतनी दिलचस्पी है, तो खुद प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में, मारंग हम्म। बलोच साहिबा से मिल लेते आके, हम्म। उनके मसले हल करवा देते आप। और वो तो बेचारी लगी रही उस वक़्त भी, हम्म। बेचारी तो नहीं है वैसे, लगी रही। हम्म। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक़्त उनको लिफ्ट ही नहीं करवाई, तो इमरान खान साहब को करवा देना चाहिए था मामला। बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, मुझे बताइएगा कि इनकी एहलिया बेकसूर हैं? ये तो कहती हैं बिल्कुल बेकसूर हैं। देखिए, बात ये है कि हो सकता है कि मैं खातून है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, ख़वातीन का एहतराम होना चाहिए। लेकिन एक हार है और आपको एक वलिया ने दिया है, हम्म। तोशा खाने के अंदर वो अमानत है, हम्म। और उसकी जो कीमत इस वक्त लगी है, और ये जो बेलगरी जो कंपनी उसने लगाई, हम्म। उसने बाकायदा सर्टिफिकेट दिया है कि इसकी जो मालियत है वो पाकिस्तान के मुताबिक 7 करोड़ 15 लाख रुपए बनती है। ठीक है। क्योंकि डॉलर्स में नहीं, इन टर्म ऑफ हम्म। डॉलर्स, और उनका सर्टिफिकेट लगा हुआ है कंपनी के साथ। ठीक है। और वो आपने 59 लाख में उसको डिक्लेयर करवाया, और हम्म। कुछ 29 1 लाख रुपए आपने जमा करवाया। ठीक है। तो लेने की क्या ज़रूरत थी? हम्म। जब आप इस टाइप का एक हिरस का मुज़ाहरा करते हैं, लालच का मुज़ाहरा करते हैं, तो अल्टीमेटली आप फँस जाते हैं। अल्लाह ठीक ताला है। ने आपको इतना बड़ा मुकाम दिया था, आपको पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनाया था, हम्म। तो आपको ये हार लेने की ज़रूरत क्या थी? जब आप इस लेवल पे जाएँगी, तो अल्टीमेटली आप फँसेंगी भी। इससे अच्छा है कि आप कुछ ना करते। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से ये बात की जाती है, तो वो कहते हैं देखें जी, इमरान खान को आप कर रहे हैं गिरफ्तार। वो असफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी तो गाड़ी ली थी, और साथ-साथ मरियम नवाज़ साहिबा ने भी तो वहाँ से चीज़ें ली थी। फिर साथ जो कुलसूम नवाज़ साहिबा उन्होंने भी ली थी, फिर मियां नवाज़ शरीफ ने भी ली थी, तो वो आपको नज़र नहीं आते। हम्म। भाई बात ये है कि वो नज़र आए, उनके खिलाफ भी केस बने थे। तो जब आपको पता था कि ये केस बनते होते हैं, तो आप तो बड़ा दिल कर लेते। हम्म। आप वो गलती ना करते जो नवाज़ शरीफ ने की है, या असफ़ अली ज़रदारी ने की है, या यूसुफ़ गिलानी ने की है। आप भी हम्म। वो गलतियाँ करते रहे। जब आपने भी वो गलती की है, तो फिर सज़ा तो आपको भी भुगतना पड़ेगी। अच्छा चौधरी साहब, पंजाब कौन चला रहा था उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में? पंजाब उस्मान बुज़दार साहब चला रहे वाकई? थे। वो ज़ाहिर है फ़राह गोगी का नाम लिया जाता है, वो हैं, अच्छा। और वो पूरा एक गैंग था, जो वो चला रहा था। बुशरा मेरा ख़्याल है बीबी। वो भी काफ़ी था, बुशरा बीबी के पास तो उस वक़्त भी बड़े पैसे आ गए थे। पता नहीं ये हार वाली क्यों इनसे गलती हो गई? ठीक है। इन्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। या ठीक है। प्रॉपर कीमत देखें ना, अगर बस सवा 7 करोड़ का था, तो ठीक है, आप हम्म। 50% या उस वक़्त 25% था, हम्म। उस ज़माने में, तो उसकी प्रॉपर एक्चुअल कीमत निकलवा के चौधरी साहब, इमरान खान साहब 25% अदा कर देते। खवातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है कि जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन खवातीन को जुराइम माफ तो नहीं हो सकते ना, मतलब उनकी बहनों पे अगर कोई इल्जाम नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया। ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमें भी तकलीफ होती है, बुजुर्ग खातून है, लेकिन खातून। उन पे इल्जाम है। जी। ठीक है, बुशरा बीबी पे इल्जाम है। हुँ। तो जिन खवातीन पे इल्जाम है उन्हें छोड़ा तो नहीं जा सकता ना, ये गुनाह माफ तो नहीं हो सकते कि खातून ने गुनाह किया है तो उसके ऊपर उसे पूछा ही ना जाए। हुँ। चले, मुझे एक चीज और ये बता दीजिएगा कि स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को कह दिया तैयारी कर। इमरान खान साहब ने ये पैगाम भी सलमान सफदर साहब के ज़रिए दिया है, और पैगाम उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब को दिया है, हलीमा खान साहबा को दिया है। हलीमा खान साहबा ने, सलमान सफदर साहब ने, और उसके बाद राजा साहब ने, सलमान अकबर राजा साहब ने ये पैगाम पहुँचा दिया हम्म। सुहेल अफरीदी तक। सुहेल अफरीदी साहब का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा है हमने तैयारियाँ शुरू कर दी। हम्म। क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें बताया कि फ़ौरी तौर पे तैयारियाँ करो, एक स्ट्रीट मूवमेंट होनी चाहिए। मैं हम पिछले व्लॉग के अंदर भी ये ज़िक्र कर चुके हैं कि अब ये बाकायदा मोमेंटम पकड़ेंगे। सर्दी में नहीं आएँगे, ये सर्दी में बहुत ज़्यादा है, इतनी सर्दी के हम्म। अंदर लोगों का निकलना आसान काम नहीं है।
ठीक है। और फिर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद ये अप्रैल के महीने में आएँगे, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और पहले ये 10-12 दिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको चिंगारते हुए, धाड़ते हुए नज़र आएँगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये 10 8-10 लाख लोग लेके आएँगे इस बार ये। हैं? हाँ, लेके आएँगे वैसे कोशिश इनकी है। 8-10 लाख लोग जो इस ये मुझे लगता है कि इस मरतबा ये करेंगे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आपको अजीब बात लगेगी, मुझे वाक़ई अजीब वाक़ई लग रहा है। अजीब लगेगी, लेकिन इस मरतबा इन्होंने लोग निकाल लेने हैं। और ये अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉपर ये मोमेंटम बनाएँगे, हाँ। मोमेंटम बना के फिर आप सड़कों के ऊपर मार्च करते हुए लोग देखेंगे और ये लोग होंगे सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही। और अच्छा। जब ये बाकायदा तादाद इतनी हो जाएगी, जब इन्हें महसूस होगा कि अब हम आगे जा सकते हैं, तो फिर ये करेंगे, फिर ये आएँगे पंजाब की ठीक है। तरफ। पंजाब की तरफ ये तो कह रहे हैं कि अब लाहौर में भी और पिंडी में भी करेंगे, यहाँ भी स्ट्रीट मूवमेंट्स होंगे। नहीं, मेरा मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर ये हो सकेगी। सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा से आएगा हजूम और उसको हुँ। ये लेके आएँगे और महमूद अज़हज़ई साहब भी इनके साथ होंगे। तो ये ठीक है। सब लोग वहाँ से चलेंगे और ये 8-10 दिन पहले वहाँ पे रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और ठीक वहाँ है। पे आपको ना ये खबरें बनती हुई नज़र आएँगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि अगर ये मोमेंटम हो गया, तो एक तो सुहेल आफरीदी साहब डिस्क्वालीफ़ाई हो जाएँ, हुँ। उनके खिलाफ केसेज़ हैं और किसी एक केस में भी उनको सज़ा हो गई तो हुँ। डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, चीफ मिनिस्टर वो नहीं रहेंगे। दूसरा, यहाँ से इमरान खान साहब जो है उनको मूव करवा दिया जाएगा, उनकी ये जेल नहीं रहेगी, ये ठीक है। किसी और जेल में शिफ्ट कर दिए जाएँगे। तो अच्छा। आप पंजाब आते भी रहें तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है जो है, बस मुझे ये आखिरी बात इसके अंदर ये बता दीजिएगा कि हमें मतलब मैं बड़ा सख्त वर्ड है वो कहते हैं ना जूते पड़ना, वो तो मैं नहीं यूज़ करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत का रवैया इनके साथ फिर क्या नहीं, होगा? रियासत का रवैया बड़ा सख्त होगा, रियासत ने भी इधर से पूरी प्लान कर लिया हुआ है। एक तो सुहेल अफरीदी साहब जाएँगे और उनका जो है ना वो कायम नहीं रह सकेंगे, ठीक है? और हुँ। दूसरा जो है ना अगर ये लोग आए तो बड़ी सख्ती से निपटेंगे। ये जो है ना 26 नवंबर और उसके साथ-साथ जो मरीतके के अंदर हुआ था टीएलपी के साथ, हुँ, बस हुँ। इसी टाइप का आप प्लान समझ लो क्योंकि गवर्नमेंट और रियासत स्पेयर नहीं करेगी इनको। चलें ठीक है, चलें। अब नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी, केपी के गवर्नमेंट को कितने पैसे मिले हैं और केपी की गवर्नमेंट क्या कहती है, ये जानते हैं। अब ये खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का बार-बार ये कहना था जैसे सुहेल अफरीदी साहब ने पिछले दिनों कहा था कि मुझे सिर्फ़ 2200 अरब रुपया मिला था हुँ। और ये बहुत कम है जो मेरा शेयर है और वो तो बड़ा लंबा-चौड़ा बिल बना के फिर रहे हैं कि जनाब हमें पैसे दिए जाएँ। तो आज फिर कल बल्कि वज़ारत ख़ज़ाना ने फिर एक पूरी रिपोर्ट जारी कर दी। उसने कहा जी 15 साल में खैबर पख्तूनख्वा को 8400 अरब रुपया मिला है। हुँ। 8400 अरब रुपया, 8400 अरब रुपया बहुत रकम होती है। और हुँ। थोड़ी-सी उसके अंदर थोड़ी-सी डिवाइड उन्होंने करके भी बताया। उन्होंने कहा जी कि जो दहशतगर्दी है उसकी वजह से 1% वफाक ने उनको ज़्यादा दी है और ठीक है। वो जो 1% बनता है वो भी 705 अरब रुपया बनता है। हुँ। तो दहशतगर्दी की वजह से 705 अरब रुपए ज़्यादा ज़्यादा दिया गया, ज़्यादा ठीक है। दिया गया। हुँ। फिर जो फाटा का मर्जर हुआ है, उसके बाद जो फाटा के अज़ला हैं, उसके लिए जो पैसे दिए गए हैं, वो 704 अरब रुपए है। ये कहते हैं जी फाटा के मर्जर के बाद हमें कोई पैसा नहीं मिला, जबकि वफाकी गवर्नमेंट ने 704 अरब रुपए दिया है। ठीक है। फिर एनएफसी अवार्ड का जो हिस्सा है इनका, वो दिया गया है 5867 अरब रुपया, हुँ। जो बहुत बड़ी रकम है। जबकि सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2200 रुपया मिला है, तो ये ऑडिट होना चाहिए क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट ने पूरे फिगर सामने रख दिए हैं। अब सवाल ये है कि सारी की सारी रकम गई कहाँ पे? हुँ। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ कुछ नहीं है 15 साल के अंदर। या तो हुँ। आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया हो, आपने डैम बना लिया हो, कोई सड़कें हुँ। बना ली हो, आपने कोई पुल बना ली हो आपने, या वहाँ पे आपने सीटीडी बना ली हो, या आपने कोई नया इदारा बना लिया हो, या वहाँ पे अस्पताल बना लिए हो, या आपने कॉलेजेस बना लिए, यूनिवर्सिटियाँ बना ली। कोई नई चीज़ तो वहाँ पे डेवलप नहीं हुई। हुँ। अब ये जो 8400 अरब रुपया गया कहाँ है? ये ऑडिट होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरा ख़्याल है वो जो कोस्टान स्कैंडल था ना, उसी टाइप के स्कैंडल्स में ये पैसे गए होंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें अब चलते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी है हमारी कि अनंत अंबानी जो हैं, अंबानी साहब के साहबजादे और जो हमारे घटिया मोदी जी हैं, कल बड़ा ज़बरदस्त एक कमेंट है मैं आपको बता दूं, किसी हमारे भाई ने कमेंट किया हुआ था, जब मोदी जी आप कह देते हैं तो फिर घटिया क्यों कहते हैं, जी से घटिया ही बनता है, जी से और बहुत कुछ भी बनता है लेकिन हम वो बोल नहीं सकते। तो मोदी जो एक घटिया मोदी जी हैं, उनके मुल्क के जो अंबानी साहब हैं, उनके बेटे ने एक काम किया है, वो डिटेल से बताते हैं क्या। अब मेसी आया था वहाँ पे जो फुटबॉलर है और अंबानी फैमिली जो थी उसने ज़ाहिर है उसको इनवाइट किया था। अब कोलकाता के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम था, वहाँ पे लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये टिकट लेके 25-25 हज़ार रुपये टिकट लेके वहाँ पहुँचे हुए थे एक उनकी झलक देखने के लिए। हम्म। लेकिन जो मेसी है उसको उड़ा के ले गया अंबानी फैमिली हम्म। हम्म। और वो उसको मुख्तलिफ जगहों पे लेके फिरते रहे। हम्म। उन्होंने बाकायदा उसको स्पेशल लिबास पहनवा के ना वो भी उससे डांस भी करवा लिया और फिर आरती भी करवा ली। यानी एक साइड पे उसका नखरा इतना ज़्यादा है कि किसी आम आदमी को मिलने के लिए तैयार नहीं, दूसरी साइड पे वो आरती उतार रहा है।
और अच्छा। एक अजीबो-गरीब सा लिबास पहन के ना उसने हम्म। डांस भी कर लिया उसने। अच्छा। तो अमीर आदमी जो है ना फिर अमीर आदमी होता है भाई, गरीब आदमी होता है। ये तो है। गरीब लोग जो ना स्टेडियम में बैठ के सिर्फ उनको ना झलक देखने के लिए 10-10, 15-15 हज़ार रुपए देते रहे, लेकिन ना हम्म। झलक नज़र आई, ना मुलाकात हुई। हम्म। उस साइड से अंबानी साहब जो थे वो लेके अंबानी फैमिली लेके उसको फिरती रही, उसको कहते थे यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाते थे। इवन हाथी के साथ खड़ा कि हाथी के साथ खड़ा हो गया, कहा बैठ हम्म। जा पुत्र, बैठ गया। हम्म। और कहा भी चल भी यहाँ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा, उसने तस्वीर हम्म। खिंचवा, ये लिबास पहन ले, लिबास पहन लिया। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, ज़ाहिर है अमीर आदमी होता है। तो आखिर में उन्होंने गिफ्ट की अंबानी ने, हम्म। और अनंत अंबानी ने उनको जो गिफ्ट की वो एक घड़ी थी। वो 13 लाख अमेरिकी डॉलर की घड़ी है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 36 करोड़ 40 लाख रुपए बनता है। और दुनिया में सिर्फ इस टाइप की 12 घड़ियां हैं, उनमें से एक घड़ी उन्होंने मेसी को दे दी है। अमीर आदमी फिर अमीर आदमी होता है, वो इस तरह काम करता है, बस कर दिया उन्होंने। बस इतनी सस्ती नहीं जो चले। अगली अगली स्टोरी जी। जो आप भी अगर हम्म। फुटबॉलर होते हैं, ये हम्म। मेसी थोड़े से मेसी होते हम्म। हैं, आज आपके साथ भी यही हो रहा मसला ये है, मैं 1% भी मैसी नहीं हूँ। होता। ठीक है। चलिए अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। जुनेद सफदर साहब के हवाले से एक खबर आई है। बेसिकली तो खबर अच्छी खबर आप इसे और कह ये सकते पुरानी खबर है यार, हैं। ये आप ना उसको लेके फिर रहे हो। लेकिन कुछ डिटेल आई है ना, डिटेल हाँ, बता हाँ। दें। अब ये शेख रोहेल असगर साहब जो है ना, उनकी पोती के साथ जुनैद सफदर साहब की दूसरी शादी हो रही है। और हम्म। उन्होंने, रोहेल असगर साहब ने ये डिक्लेयर किया कि ये मरियम नवाज साहबा अपनी बेटी के साथ रिश्ता लेने के लिए आई थी। हम्म। और इनकी जो मरियम नवाज साहबा की जो साहबजादियाँ महानूर, उनकी ये दोस्त हैं। हम्म। और शेख रोहेल असगर की जो पोती हैं वो। हम्म। और अब शादी जो है जाती उमरा के अंदर होगी। और उन्होंने ये बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हमने खाने की दावत भी दी। रिश्ता मरियम नवाज साहबा ने लिया, खाने की दावत मियां नवाज शरीफ साहब ने जाती उमरा में दी। और उसके बाद अब ये शादी 16, 17, 18 जनवरी को हो रही है जाती हम्म। उमरा में। सारी तकरीबात जाती उमरा के अंदर होंगी। ठीक है। उसकी वजह ये है कि शरीफ फैमिली अपने सारे फंक्शन जो है वहीं पे करते हैं। ओके। अच्छा चौसा, वैसे मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है। वो जो जुनेद सफदर, मैं उन्हें कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन उनके एथिक्स है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कि जैसे बादब से लोग होते हैं, शायद मरियम नवाज की तरबियत कम अज कम अपने बच्चों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी इसमें कोई शक नहीं है, जुनैद अकबर डाउन टू अर्थ है। उनके अंदर वो जो होता है ना गरूर, वो नहीं है। है। सॉफ्ट स्पोकन है। हम्म। और दूसरा ये है कि जुनैद सफदर जो है ना, वो स्लिम स्मार्ट, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन है और उनकी तरबियत नजर आती है। तरबियत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, इसमें कोई शक ही नहीं है। होता है हम्म। ना वो कोई एरोगेंस हो, एरोगेंस बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलें, अब हमारी है जी लास्ट स्टोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसे रखा ही लास्ट पे इसलिए था कि आपको आखिर तक जरा थोड़ा सा इंतजार भी करवाया जाए और आपको थोड़ी इस खबर की डिटेल भी बताई जाए। इसराइल जो है हमला करने का प्लान कर चुका है दोबारा ईरान के ऊपर, और बड़ा सीरियस अटैक इस दफा होने वाला है। लेकिन मामला पहले जैसे नहीं होंगे, मामला थोड़े से डिफरेंट होंगे। जानिए ये क्या किस्सा है। अब नेतन्याहू जो है ना, वो बार बार कह रहा है जी कि ईरान जो है वो प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रहा। और उसने दोबारा न्यूक्लियर अपनी फैसिलिटीज उनको क्रिएट करना शुरू कर दिया, उसकी स्पीड बढ़ा ली है उन्होंने। हम्म। साथ साथ वो कह रहा है कि जो मिसाइल का प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, वो उसने दोबारा शुरू कर दिया, और ज्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में। हम्म। और अब उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होगी। हम्म। तो वो मिसाइल्स के ऊपर उसने कहा मिसाइल फैक्ट्रियां जो ना धड़ाधड़ वो काम कर रही हैं। और साथ साथ उसने कहा जी कि ये अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी जो उसको दोबारा बना रहा है। तो वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि जी मुझे इजाज़त दें, मैं ईरान के ऊपर दोबारा हमला करना चाहता हूँ। हम्म। 29 तारीख को ट्रंप ने इनको बुलाया हुआ है। नेतन्याहू 29 दिसंबर को जाएगा वहाँ पे। हम्म। और ट्रंप को कायल करने की कोशिश करेगा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं एक और हमला ईरान के ऊपर कर सकूँ। हम्म। दूसरी साइड पे ईरान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई है। उसको भी ये है कि अगर इसराइल की तरफ से हमला होता है तो इस मरतबा ये ज़्यादा खौफनाक जवाब देंगे ईरानी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि ये इसहाक डार साहब जो है ना, ये इतने अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। ये हम्म। इसके इनके बारे में हमारा ख्याल ही नहीं था। हमने समझते थे कि इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे हैं, हम्म। इकॉनमी को बहुत अच्छी तरह टैकल कर लेते हैं, और ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत अच्छा समझते हैं। और बड़े मुश्किल वक्त में इन्होंने पाकिस्तान को निकाला है इकोनॉमिकली, हम्म। जो क्राइसिस है उनके अंदर। लेकिन ये इस कदर अच्छे डिप्लोमेट भी साबित होंगे, इसके बारे में बिल्कुल किसी को अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये पिछले साल के अंदर जो कुछ इसहाक डार साहब की कामयाबियाँ हैं ना, उसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ठीक है। जो रियलिटी है वो रियलिटी। हम्म। अब इन्होंने जो ईरान के ऊपर हमला किया था, अमेरिकन ने और उससे पहले इसराइल ने, तो उसमें इसहाक डार साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सफारतकारी की थी ईरान की तरफ से। हम्म। और मार्को रूबियो को समझाया था, क्योंकि मार्को रूबियो ही चाह रहे थे कि मुकम्मल तौर पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो ख़त्म होनी चाहिए। इवन ईरान के अंदर जो मेडिसिन बनती है ना, जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, जो कैंसर के लिए होती है, वो भी ईरान ना बनाए।
उसके ऊपर भी काम ना करें और ये दवाइयाँ इस टाइप की चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट की जाएँ। तो ठीक है। मुकम्मल ज़ीरो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए ईरान के अंदर। ओके। तो इस पे फिर इसहाक डार साहब ने समझाया मार्को रूबियो को कि एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 40 साल उन्होंने लगाए, हम्म। जिसके लिए बड़ी मार खाई उसको उस पूरी गवर्नमेंट ने और पूरे सिस्टम ने, पूरे मुल्क ने। हम्म। अगर ये लोग ये ऐलान कर देंगे, तो लोग तो उनको नोच लेंगे। हम्म। लोग तो मुकम्मल तौर पे इनको बुलडोज़ करके रख देंगे, बिल्कुल क्योंकि सही। ईरान ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो हम्म। आप क्यों इस टाइप की बात करते हैं जो उनके लिए एक्सेप्टेबल ना हो? आपको दरमियान का रास्ता निकालें। दरमियान का रास्ता ये है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो क्रिएट करेंगे, लेकिन वेपन नहीं बनाएँगे ये। इसके ऊपर ठीक तो है। बात हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक ऐसा मुल्क होगा जिसके अंदर मेडिसिन भी नहीं बनेगी, तो ये हाँ, हाँ। मुमकिन नहीं है। तो ठीक फिर है। अमेरिकन्स ने इसको एंडोर्स किया, उन्होंने माना कि ये बात दुरुस्त है। तो हम्म। इस मामले में इसहाक डार साहब ने ईरान की बड़ी एडवोकेसी की है और ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा है और बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं ईरानी, इनका बहुत ज़्यादा ठीक है। इसहाक डार साहब ठीक है। का। अब ईरान की कैपेसिटी इतनी है कि एक महीने में हजारों मिसाइल बना सकता है। बना सकते ये अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है हैं। कि मिसाइल फैक्ट्रियाँ इनके पास बड़ी-बड़ी। बड़ी बड़ी हैं, और आप अमेरिका जाके ब्रीफिंग देखे, ये 29 के बाद कभी भी अटैक कर देंगे। मुझे नहीं लगता करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा चले, इतना आसान काम अमेरिकी मीडिया बहुत पीट रहा नहीं, है इतना साहब। आसान काम नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद अमेरिकन मीडिया को भी गोदी मीडिया का असर हो गया। घटिया मोदी जी का जो मीडिया है, वो अर्नाब गोस्वामी टाइप जो लोग होते हैं। बहरहाल जी, ये था आज का व्लॉग। यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आप लाइन से याद कर लीजिए, 7 सीरीज नहीं भूलना, जम्मू कश्मीर आपने नहीं भूलना, उसके बाद आपने जो इंडियन पंजाब का खालिस्तान वाली मूवमेंट है वो बिल्कुल आपने नहीं भूलनी। साथ आप याद रखें कि ये जो इंडिया के अंदर अदर मूवमेंट्स चल रही हैं, खुद भी आप थोड़ा सा देख लेना, मुख्तलिफ मूवमेंट्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे। ये सब जुबानी याद रखें। टॉप के 2-3 मैंने आपको बता दिए। मसला क्या है कि जहां पे ये बकवास करें आके इंडियंस, वहां पे आप खुल के धोया करें इन्हें और इन्हें बताओ कि तुम्हारे अंदर कहां कहां कैंसर मौजूद है। ठीक है, इनफैक्ट कैंसर वो नहीं है, कैंसर तो बकिया लोग हैं। ये लोग तो इंडिजिनस और अपनी मूवमेंट लेके चल रहे हैं। तो यही था आज का पैगाम। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।